नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी और मैं हूं आपके साथ रेणु तिवारी। आज हम बात करने जा रहे हैं हाल फिलहाल में फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन की चीन यात्रा के बारे में। चीन की यात्रा के बाद मैक्रोन की काफ़ी ज़्यादा आलोचना हो रही है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों अमेरिका फ्रांस से खफा हो गया है? इन तमाम विषयों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं जितेंद्र ओझा जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद मुझसे बात करने के लिए रेणु जी। जी सर। सर, हाल फिलहाल में जो मैक्रोन की यात्रा है इस समय दुनिया में हॉट टॉपिक बना हुआ है क्योंकि अमेरिका उससे नाराज़ है। आखिर मैक्रोन ने ये कदम क्यों उठाया? वो क्यों अमेरिका को इतना ज़्यादा खफा कर रहा है सर? देखिए, ये अमेरिका और फ्रांस के जो संबंध हैं वो हमेशा से एक लव हेट रिलेशनशिप की तरह है, हमेशा से जब से शुरुआत हुई है। हाँ, 2-3 बातें हुई हैं जो मैक्रोन साहब चीन गए हैं, तो उनके विज़िट की 2 ख़ास बातें हैं जिसकी वजह से अमेरिका को थोड़ी नाराज़गी महसूस हो रही है और उन्होंने बताया भी है। जी। और 2 बातें ये रही हैं कि ख़ास करके जो उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि ताइवान के बारे में। तो ताइवान के बारे में मैक्रोन साहब ने कहा कि ताइवान जो है यूरोप का कोई मुद्दा नहीं है और हम अमेरिका के वेसल स्टेट नहीं हैं कि अमेरिका से इस मुद्दे पे क्यों लेते रहें और जो कुछ अमेरिका कहे तो उसी के हिसाब से जो है हमारी हमारी भी नीति हो। तो पहला ये बात कहा और इस पे काफ़ी कुछ उन्होंने कहा है, यही नहीं कहा है। उनका ये कहना है कि ठीक है, ये स्टेटस को तो ज़रूरी है, बाद में आके उन्होंने सफाई दिया, लेकिन क्या इसकी वजह से हम जो एस्केलेट होने दें इस टेंशन को, ख़ास करके चीन और अमेरिका के बीच में टेंशन को? तो ये कहीं लोगों को लग रहा है कि मैक्रोन साहब चिंतित हैं कि यूरोप की सिक्योरिटी जो है अमेरिका के इशारे पे नहीं डिटरमिन हो, ये उनका कहने का या सोचने का तरीका उनको लग रहा है। और इस पे जो है ब्लिंकन साहब जो अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, उनका कहना है कि कैसे समय में जब चीन जो है रूस की मदद कर रहा है यूक्रेन युद्ध में और ताइवान पे उनकी पोजीशन बड़ी क्लियर है, तो सारे एलाइज को बहुत ही कोहेसिव होकर रहना चाहिए। इसके अलावा दूसरी बात ये रही है कि जो साइनो फ्रेंच जो डिक्लेरेशन साइन हुई है तो उसमें 3-4 बड़े ख़ास मुद्दे रहे हैं, ख़ास टर्म्स उन्होंने ये किया है। उसको मैं कहूँगा कि पहले उन्होंने कहा है ग्लोबल स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप विद चाइना, उसकी बात कर रहे हैं कि फ्रांस जो है चाइना के साथ ग्लोबल स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप की वो बात कर रहे हैं। जी। दूसरा उन्होंने कहा मल्टीपोलर वर्ल्ड फ्री ऑफ ब्लॉक्स, ये चीन की भाषा है। तीसरा उन्होंने कहा लिबरेटेड फ्रॉम कोल्ड वॉर मेंटालिटी और चौथा कहा कि लेस रिलायंट ऑन एक्स्ट्रा टेरिटोरियलिटी ऑफ यूएस डॉलर। तो ये जो चारों फ्रेज़ हैं वो चीन के फ्रेज़ हैं। तो कई सेक्शन में लग रहा है लोगों को, खास करके वेस्ट में, कि एक बात कि शायद जो है मैक्रोन साहब उतने मैच्योर स्टेट्समैनशिप का उन्होंने प्रदर्शन नहीं किया। देखिए, इसमें 2 ओपिनियन हैं, 2 किस्म के ओपिनियंस हैं कि शायद उन्होंने मैच्योर ये का नहीं किया और वो चीन के ट्रैप में एक तरीके से चले गए। इसके पहले उन्होंने कोशिश किया था रूस से भी पहल करके पुतिन साहब को परसुएड करने के कि वो वॉर में नहीं जाए, उसमें भी वो नाकामयाब रहे, नहीं हो पाए। और ये जो चारों फ्रेज़ उन्होंने लिए और जो ताइवान पे उन्होंने कहा, तो इससे जो है जो पश्चिमी ब्लॉक के देश हैं उनमें एक बड़ी चिंता हो रही है। और ख़ास करके एक ऐसे समय में जब उनके देश के भीतर जो है आप देखें कि प्रदर्शन हो रहे हैं, रिटायरमेंट एज जो वो बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे बड़े प्रदर्शन हो रहे हैं। लेकिन रेणु जी, इसका एक और पहलू भी है। दूसरा पहलू ये है कि मैक्रोन या एक यूरोप में बड़ी एंटी वॉर लॉबी है। वो वॉर लॉबी नहीं चाहती है कि वहाँ पे युद्ध हो और जो आँच है अमेरिका और चीन की प्रतिद्वंदिता की, वो आँच उन पे आए, उसको लेके वो थोड़े से सजग और चिंतित हैं। तो अमेरिका की जो विश्वसनीयता है, जो क्रेडिबिलिटी है कि हर हालत में वो अपने एलाइज को प्रोटेक्ट करेगा, इस पे भी लेके कहीं कहीं लोगों के मन में शंका है। तो देखिए, जो फ्रांस का जो ये भी एटीट्यूड है कि फ्रांस एक वेसल स्टेट नहीं है, तो मैं कहता हूँ कि ये कोई नई बात नहीं है। फ्रांस हमेशा से कहता रहा है कि जो एंग्लो सैक्सन फोर्सेस हैं उसकी वजह से फ्रांस की नेशनल कल्चरल आइडेंटिटी जो है ख़तरे में आ रही है। एक अमेरिका के एक बहुत बड़े फ़िलासफ़र और थिंकर हैं और राइटर हैं, उनका नाम मुझे याद है, उसकी स्पेलिंग थोड़ी सी दिक्कत हो रही है करने में। तो उन्होंने कहा कि फ्रांस हमेशा अपने आप को ज़्यादा आइडियलिस्ट, इंडिविजुअलिस्ट, लिबरल और सोफिस्टिकेटेड मानता है और अमेरिका को बड़ा वल्गर, अग्रेसिव और ये कंज्यूमरिस्ट किस्म का करके अमेरिका के बारे में उसकी परसेप्शन है। तो देखिए, इन तमाम चीज़ों के बारे में एक बड़ा डीप साइकोलॉजिकल एक है फ्रांस के कि भाई वो अमेरिका का वेसल नहीं होगा, कल्चरली, सिविलाइजेशनली,
इस मुद्दे में वो अमेरिका से ज़्यादा रिफाइंड है। अब सिक्योरिटी के मामले में अमेरिका पे उसकी डिपेंडेंस तो ज़रूर है, तो वो उसको ग्रजिंगली एक्नॉलेज करता है। तो ये बात जो है कोई बहुत नई बात नहीं है। पास्ट में भी आप देखें कि कई एक मुद्दों पे फ्रांस और अमेरिका के डिफरेंसेस रहे, लेकिन ये एक ऐसा है लव एंड हिट रिलेशनशिप है कि फ्रांस अमेरिका के बड़े नज़दीक जाता है और थोड़ा सा दूर होता है और फिर थोड़ा नज़दीक जाता है। न तो फ्रांस अमेरिका से टूट के कभी अलग हो सकता है, बहुत दूर जा सकता है, और न ही फ्रांस जो है टोटली अमेरिका के सब्सर्वियंस में रहना चाहता है। तो ये उसी का एक आप कहें कि एक्सटेंशन है, एक ये दोबारा ये दिखाई पड़ रहा है। चूँकि लड़ाई चल रही है, वॉर हो रहा है, और इस पे लेके साउथ चाइना सी में या ताइवान को लेके भी बड़ी सारी दिक्कतें हैं, तो इस समय ये आया। लेकिन बाद में मैक्रोन साहब ने ये भी कहा कि वो फ्री इंडो पैसिफिक में विश्वास करते हैं, स्टेटस को में विश्वास करते हैं। लेकिन ये जो दो मुद्दे हैं, इस मुद्दे से निश्चित रूप से अमेरिका में थोड़ी सी जो है चिंता हो गई है, थोड़ी सी खलबली मची है, और उन लोगों ने आलोचना शुरू कर दी है मैक्रोन साहब की और फ्रांस की। सर, आपने भी बताया कि फ्रांस थोड़ा सा अमेरिका से अपने आप को बेहतर हमेशा से मानता है। क्या उसके पीछे औपनिवेशिक काल के दौरान जो ब्रिटेन और फ्रांस का वर्चस्व रहा, क्या उसके पीछे ये कारण है? नहीं, हमेशा से देखिए, अगर अमेरिका को के शुरुआती दिनों में जब ये अमेरिका के लिबरेशन की लड़ाई हो रही थी, तब भी फ्रांस ने अमेरिका की मदद की और काफ़ी जम के मदद की, जिसकी वजह से फ्रांस के लोग कहते हैं कि अगर वो नहीं किया होता तो फ्रांस में दिक्कत नहीं आती और शायद फ्रेंच रेवोल्यूशन भी नहीं होता। तो वहाँ से जो है इनको लगा कि उन्होंने ही मदद की, तो अमेरिका की जो लड़ाई ये होती है। और उसके बाद से ही देखें कि लगातार जो है ये 250 वर्षों के इतिहास में अगर आप देखें कि पहली बार कह रहे हैं कि अभी अमेरिका के लोग कह रहे हैं कि 250 वर्षों के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि फ्रांस और अमेरिका थोड़े अलग नज़र आ रहे हैं, लेकिन मैं इसको नहीं मानता। इसमें कई बार उतार चढ़ाव हुए हैं, कई मुद्दों को लेके। कभी मैक्सिको में एक नया रिजीम बनाने की कोशिश की, या मॉन्रो डॉक्ट्रिन जब ये लेके आए, या इवन वर्ल्ड वॉर के सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान, या इवन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के आसपास हमेशा से कुछ न कुछ मुद्दे आते रहे। इवन चार्ल्स डिगॉल के समय कि जब फ्रांस ने अमेरिका से न्यूक्लियर पावर बिल्ड करने की कोशिश की, तो अमेरिका बड़ा रिलक्टेंट रहा, बड़ा हेजिटेंट रहा। उसके बाद भी देखें कि 70s के दौरान, 80s, हर वक्त कुछ न कुछ इश्यूज़ आते रहे। और सबसे ये रहा 2003 में, अगर आप देखें कि जब इराक वॉर होता है, तो पहले इराक अटैक में 1991 में मदद किया था फ्रांस ने अमेरिका की, पूरी तरीके से सपोर्ट किया। लेकिन जब 2003 का इराक वॉर होता है, तो उसमें फ्रांस जो है अमेरिका की मदद नहीं करता है। यहाँ तक बात आती है कि फ्रांस कहता है कि वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रेजोल्यूशन पास करेगा अगेंस्ट अमेरिकन इन्वेजन ऑफ इराक। लेकिन फिर उसके बाद देखें कि जब इस्लामिक स्टेट पे अमेरिका जो है अटैक करना शुरू करता है 2014 में, तो फ्रांस फिर उसके पास आ जाता है और ये नेटो के कमांड में आ जाता है। तो देखिए, ये एक अलग सा रहा। और फ्रांस का एक रहा कि एक कल्चरली वो एक ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड जगह रही है, ज़्यादा सिविलाइज जगह रही है, और कहीं ना कहीं वो एंग्लो सैक्सन जो बात करते हैं, तो फ्रांस के लोगों को लगता है कि जो अमेरिका है वो एंग्लो सैक्सन आइडेंटिटी का एक बड़ा मेगा फॉर्म है, बड़े स्वरूप में है, वो ब्रिटेन का ही एक हिस्सा है, उसी के कल्चर को लेके वहाँ पे गया हुआ है। और वो जो है उस लड़ाई में अमेरिका, शायद जो फ्रेंच कल्चर है वो हार गया, क्योंकि किसी न किसी समय जब ये अमेरिका की जो कॉलोनीज़ थी, कनाडा और जो यूनाइटेड स्टेट्स, उसमें बहुत बड़ा 5 बड़ी कॉलोनीज़ फ्रांस की हुआ करती थी। तो अगर उसके फ्रांस के जो नेशनलिस्ट लोग हैं, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनसे अगर आप बातचीत करें, तो वो इस बात को हमेशा वो हैमर करने की कोशिश करते हैं कि फ्रांस किस तरीके से सुपीरियर है, किस तरीके से एडवांस्ड है। लेकिन देखिए, अगर कोई देश लड़ाई में हार जाता है, शिकस्त खा जाता है, तो आपका कल्चर, आपकी सिविलाइजेशन कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, आपको थोड़ा सा आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। तो नेपोलियन ने भी देखिए कि बहुत ये किया, लेकिन नेपोलियन एक वॉर के बाद जो है फ्रांस को तो युद्ध में शिकस्त मिली, और उसका जो है कहीं न कहीं इस तमाम वेस्ट के कोहेशन और यूनिटी के बावजूद ये एक हल्का सा साइकोलॉजिकल जो है आप दरार आप कहना चाहें तो वो है कि फ्रांस और ब्रिटेन और यूएस का जहाँ तक सवाल है। सर, आपने बताया कि कई बार फ्रांस और अमेरिका के बीच तनाव की स्थिति हुई है, लेकिन इस बार तो अमेरिका का घोर विरोधी चाइना की विज़िट कर ली है, और इससे आने वाले समय में नाटो पर, यूरोप के देशों पर और अमेरिका पर किस तरह का असर पड़ने वाला है सर? नहीं, जैसे घोर विरोधी होने के बावजूद देखिए, बहुत से देश जो यूरोप में हैं, वो चाइना को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अब चाइना जो है, फ्रांस ही नहीं, जर्मनी भी देखें कि वो भी जो है चाइना को पूरी तरीके से बायकॉट नहीं कर सकता। चाइना के साथ उनके बड़े क्लोज इंटरलिंकेजेस हैं। और एक और बात मैं कहना चाहूँगा, जिसको मैं बड़े ध्यान से कभी पढ़ता रहा, कि 2 प्राइवेट सेक्टर के कंपनीज़ हैं।
एक जो है बोइंग और एक एयरबस है। जी। तो ये बोइंग का जो है आप देखें कि हमेशा अमेरिका में उसकी जो भी स्टेट पॉलिसीज़ रही हैं वो बोइंग को हमेशा कभी न कभी तरीके से फेवर करते रही हैं और बोइंग का कंपटीशन जो है एयरबस से रहा है। तो कुछ सालों पहले जो है $30 बिलियन का जो है एयरबस से परचेज़ किया था चाइना ने। तो मैक्रोन साहब ने इस बार भी कहा कि हम अमेरिका के मित्र हैं, इसका मतलब नहीं कि हम अपने बारे में सोचना बंद कर दें। कभी कभी हमें अपने बारे में सोचना पड़ता है। तो उसका भी एक अंडर करंट है कि जब ये एयरबस को ये डील मिलती है $30 बिलियन की, तो थोड़ा सा अमेरिका के उस सेक्टर में बड़ी दिक्कत होती है। और बोइंग का इतना अधिक वर्चस्व है अमेरिका के इसमें कि मैं किसी समय रिसर्च कर रहा था और पढ़ रहा था कांग्रेशनल रिसर्च कमेटीज़ की रिपोर्ट कि किस तरीके से अमेरिका की जो एग्जिम बैंक है वो 75 से 80% तक सॉफ्ट लोन जो है सिर्फ बोइंग को देती थी। कभी 10 बिलियन का एक रिसर्च प्रोजेक्ट आया जिसका फ़ायदा बोइंग के अलावा किसी और को हो ही नहीं सकता था। तो इस तमाम स्टेट पावर के पीछे ये जो कॉर्पोरेट इंटरेस्ट हैं वो भी होता है। तो देखिए ये जो है कई एक जगह पे ये दोनों चूँकि बड़ी कंपनीज़ हैं दुनिया में, ये दो सबसे बड़ी कंपनीज़ हैं, तो इनका भी अपने सरकार पे कुछ न कुछ असर होता है। हमें इसमें ज़्यादा नहीं देखना है, लेकिन यही देखना है कि क्या अंडरलाइंग ये है। तो इसका बहुत असर नहीं पड़ेगा। देखिए अभी ऑकस की भी आपने कभी जिक्र किया था मुझसे बातचीत करते समय। ऑकस का भी देखें कि जब हुआ तो फ्रांस नाराज़ हो गया और पहली बार जो है, इसका भी मैं भूल गया पिछले दफ़े कहते हुए, कि पहली बार जो है पूरे फ्रांस और इसके इतिहास में जो फ्रांस ने अपने डिप्लोमेट को, एम्बेसडर को अमेरिका से, फिलिप एथियन थे, उनको वापस बुला दिया था और बाद में वो चले गए, वापस उनको भेज दिया। लेकिन ये पहली बार हुआ था क्योंकि और बहुत सारे शब्दों का, कड़े शब्दों का फ्रांस ने उपयोग किया था जब ऑकस की फॉर्मेशन हुई थी कि लाइज, डिसेप्शन, ये कहा। $66 बिलियन का जो है ऑस्ट्रेलिया ने एक कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था जो उन्होंने कैंसिल कर दिया। 12 जो है कन्वेंशनल सबमरीन प्रोवाइड करने थे फ्रांस को, उन्होंने ऑर्डर कर रखा था 2016 का या 17 का, कुछ इस समय का कॉन्ट्रैक्ट था। लेकिन जब ये आता है तो वो विड्रॉ कर लेते हैं और उसके बाद जो है फ्रांस बहुत नाराज़ हो जाता है। बाइडन साहब आने के बाद वो उनको प्लेकेट करने की कोशिश करते हैं। तो आप देखें कि ये जो फ्रांस और इनके संबंध हैं हमेशा से ये ऊंच नीच होते आए हैं। हॉलैंडे के समय में और बराक ओबामा के समय में बहुत अच्छे हो गए। सार्कोजी जब प्रेसिडेंट थे फ्रांस के तो उनको लोग सार्को द अमेरिकन कहते थे, यांकी कहते थे, उनको अमेरिकन ये माना जाता था कई एक चीज़ों में, और वो सार्कोजी बहुत खुश थे इस बात से कि उनको अमेरिकन समझा जाता है। और हॉलैंडे के समय में इन लोगों ने कहना शुरू किया कि ये जो है थॉमस जेफरसन के समय भी फ्रांस और अमेरिका मित्र थे 17वीं शताब्दी में, और आज भी जो है वो 18वीं शताब्दी में, और आज भी वो मित्र हैं। तो ये जो है ऊंच नीच ये होता रहता है। लेकिन हाँ, फ्रांस अपनी इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी थोड़ी बहुत ज़रूर असर्ट करेगा, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा चिंता की कोई बात नहीं कि अगर वो चले भी गए तो उनका अपना एक छोटा इंटरेस्ट है, उसको कैसे नेगोशिएट करते हैं ये देखना चाहिए। सर, आखिर इस मनमुटाव के पीछे कुछ बुलेट पॉइंट्स होंगे, कुछ कारण होंगे, वो कौन से कारण आपको लगते हैं सर? देखिए फ्रांस के या कई एक जो अमेरिका के मित्र देश भी हैं, ब्रिटेन को छोड़ दें तो खैर ब्रिटेन से ही अमेरिका ने आज़ादी ली, लेकिन फिर भी ब्रिटेन को छोड़ दें तो जहाँ पे भी बातचीत होती है तो अमेरिका के मित्र देश भी वो कहते हैं कि देखिए अमेरिका की मित्रता की एक ऐसी शर्त है कि जो कुछ अमेरिका कहता है उसी को मानिए, और जिस दिन आपने अमेरिका की बात माननी बंद कर दी तब आप अमेरिका के मित्र नहीं रहे। तो पहली बार हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये साबित किया कि नहीं, हम आपके मित्र हैं, लेकिन हम अपनी आँख कान खुले रखेंगे, हम आपकी हर बात नहीं मानेंगे। हमें तो ये जो है ये बात जो है उन्होंने कहनी शुरू की। और सॉरी, एक और चीज़ पॉइंट में भूल गया जो उन्होंने कहा था, वो मल्टीपोलरिज्म वर्ल्ड की बात जो थी। और ये मल्टीपोलरिज्म वर्ल्ड की बात जो है दूसरे सारे पावर कहना शुरू कर रहे हैं, जो वेस्ट को शायद अच्छा नहीं लग रहा है, और जो भारत शायद भी कहता है सर। बिल्कुल हम भारत भी ये कह कहते रहा हैं कि हम मल्टीपोल, हम कोई पोल्स नहीं चाहते हैं, एक बड़ा जी। फेयर और जस्ट वर्ल्ड होना चाहिए, उसकी बात कह रहे हैं। तो ये जो बुलेट पॉइंट आप कह रही हैं, तो एक अमेरिका की ये जो एटीट्यूड रही है कि कई पिछले 100 वर्षों से उनको लगा कि वो दुनिया के सबसे बड़े पावर हैं, और हैं, इसमें कोई शक नहीं, बहुत उनकी प्रोडोमिनेंस है। तो एक तो ये वजह है, और दूसरा मैंने कहा कि कल्चरल आइडेंटिटी रही या सिविलाइजेशनल आइडेंटिटी रही, जिसमें फ्रांस में थोड़ा सा वो मिलिट्रली शिकस्त खा गया है, लेकिन वो अपने आप को कल्चरली या सिविलाइजेशनली बहुत सुपीरियर मानता है। दूसरा ये एक वजह आप कह सकते हैं कि ये एक रहा है। और तीसरा जैसे कॉर्पोरेट सेक्टर के इंटरेस्ट या मिलिट्री इंटरेस्ट या इकोनॉमिक इंटरेस्ट वो रहा। चौथा, वॉर को भी लेके आप देखें कि बहुत सारे अमेरिका के मित्रों के मन में एक शक सा पैदा हो गया है कि शायद अमेरिका ऑल वेदर फ्रेंड नहीं रह पाए। और हर एक लड़ाई में आप देखिए, ख़ास करके अफ़गानिस्तान में जैसी उसकी शिकस्त हुई, वो उसका भी एक रहा।
और यूक्रेन में अमेरिका मदद तो कर रहा है, लेकिन उसकी मदद से क्या यूक्रेन अपने आप को रशिया के आक्रमण से सुरक्षित कर पा रहा है, इस पे भी शक है। तो बहुत से लोगों में देखिए कि ये सिर्फ एक घटना के रूप में नहीं देखिए, कहीं ऐसा ना हो ये बिगिनिंग ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ डिस्ट्रस्ट इन अमेरिकाज कैपेसिटी टू प्रोटेक्ट इट्स एलाइज। ऐसा ना हो कि अमेरिका की जो क्षमता है अपने एलाइज को प्रोटेक्ट करने की, उसमें अविश्वास जैसी बात ना आए। तो थोड़ी सी ये एक चिंता की बात है। तो मैं इन्हीं को मेन पॉइंट कहूँगा रेनू जी। सर, जैसे चीन की यात्रा की है मैक्रोन ने, तो क्या फ्रांस और चाइना के क्लोज आने से भारत और फ्रांस के रिश्तों पे कुछ असर पड़ेगा सर? देखिए, ये जो इनकी रिलेशनशिप है बड़ी ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप है, और हमें इस बात को हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई इंटरनेशनल रिलेशनशिप में इमोशनल साइकोलॉजिकल कोई बॉन्ड नहीं होता है। अब चाइना आज की तारीख में एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक पावर है, बहुत बड़ा कंज्यूमर है, बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत उसकी रिक्वायरमेंट है, वो कई चीज़ें दुनिया को देता है और दुनिया से ख़रीदता भी है। तो हम किसी को रोक नहीं सकते। तो जहाँ पर भी होगा, कभी लोग चाइना के पास आएंगे, और जहाँ हमारी यूटिलिटी है एक डेमोक्रेटिक कंट्री के रूप में, हम वहाँ पे भी हैं। लेकिन मैं हमेशा से कहते आया हूँ और लोगों से अलग कि देखिए, भारत को की जो डिप्लोमेसी जियोपॉलिटिक्स साथ साथ चलती रहेगी, लेकिन हमारी नंबर वन प्रायोरिटी होनी चाहिए एक मजबूत गवर्नेंस आउटपुट, कुछ ऐसी नीश एरियाज़ में स्पेशलाइज करना जो है हमारे पास, उसको और बिल्ड करना, और अपनी एक कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी और गवर्नेंस पॉलिसी दोनों को लेके आके अपना एक अलग ये बनाना। और एक पॉइंट के बाद जो है हमें फ्रांस चीन के पास जाता है, इसके पास जाता है, उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। हम डेमोक्रेसी हैं, तो नेचुरली कुछ डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ का हमारे ऊपर ये रहेगा, और कई एक एरियाज़ में हमारी भी स्ट्रेंथ है। लेकिन हाँ, एक चीज़ हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है, जो बार बार मैं कहता हूँ कि जो एसिमेट्री है पावर की चीन के फेवर में हमारे खिलाफ, वो हमारे लिए बहुत ही चिंता की बात है रेनू जी, और उसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। सर, मैं एक शब्द का एक परिभाषा अपने जनता, मल्टीपोलर शब्द आपने यूज़ किया, तो मैं चाहूँगी कि आप इसको एक्सप्लेन कर दें, आखिर होता क्या है? देखिए, जो बाईपोलर वर्ल्ड जब था, जब कोल्ड वॉर चल रहा था, तो उसमें दो बड़े पोल्स थे, एक अमेरिका या वेस्टर्न ब्लॉक या नेटो, और दूसरा व्हाट्सएप पैक्ट की कंट्रीज जो सोवियत यूनियन हुआ करता था, सारी सोशलिस्ट, दो ब्लॉक होते थे। अब कहा गया है कि नहीं, अब जो है चाइना एक बड़ा पोल बन के आ रहा है, कि उसका एक अलग ये है। तो वो ट्राईपोलर कहें या मल्टीपोलर कहें, हम लोग मानते हैं कि भारत भी साउथ एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया में और एशिया के कई जगह पे हम भी एक बड़े पावर हैं, और हमारा भी एक डोमेन ऑफ इन्फ्लुएंस है। पूरे अफ्रीका में हमारी गुडविल बहुत अधिक है। पहले उस वक्त भी जब चल रहा था, तो हम लोगों ने नॉन अलाइंड की बात की थी, नॉन अलाइंड मूवमेंट था, गुटनिरपेक्ष देश से, तो हम लोग मिलिट्री और इकोनॉमिक पावर तो नहीं था। अभी बड़ा मैंने अफसोस हुआ कि अभी भी जो रेसिस्ट साइकी है पश्चिम के लोगों की, इकोनॉमिस्ट में एक बहुत ही प्रोवोकेटिव और एग्रेसिव सा आर्टिकल निकला था, जिसने पूरे नॉन अलाइंड को और सबको, हम लोगों को डिग्रेड करने की कोशिश की थी। इतना ख़राब उसके शब्द है देख के, जिस किसी का भी ओपिनियन पीस रहा हो। तो हम लोग ये मानते हैं कि हम भी एक ये हैं। अब लैटिन अमेरिका में जाएँ, साउथ अमेरिका में जाएँ, तो ब्राज़ील एक बहुत बड़ा पावर है। अफ्रीका में जाएँ तो साउथ अफ्रीका एक बहुत बड़ा पावर है। तो ठीक है, सारे उतने मिलिट्रली और न्यूक्लियर पावर नहीं है, लेकिन फिर भी हर एक की अपनी अपने रीजन में अपनी एक इन्फ्लुएंस है। और हम जो है एक या दो बड़े पावर के इर्द गिर्द घूमने की बजाय अपनी एरिया में हम एक मजबूत पावर हैं, और अपने रीजन को हम स्टेबलाइज़ करना चाहते हैं। अपने रीजन के डेवलपमेंट में हम पार्टनरशिप करना चाहते हैं, कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। तो मेरा मल्टीपोलर कहने का मकसद यही था कि न तो ये बाईपोलर है, न ट्राईपोलर है, जबकि बहुत सारे बड़े बड़े पावर्स आ रहे हैं। भले ही ये पावर एक दूसरे के बराबर नहीं हो, रशिया को भी आप एकदम राइट ऑफ नहीं कर सकते हैं। बहुत लोगों ने राइट ऑफ करना शुरू किया, लेकिन देखिए मिलिटरीली रशिया अभी भी एक मजबूत पावर है। तो वैसे ही मैंने कहा कि हर एक रीजन में, इंडोनेशिया एक आ रहा है साउथ ईस्ट एशिया में, वो भी एक बड़ा मजबूत शक्ति है अपने आप में। तो इस तरीके से ये वर्ल्ड जो है बहुत मल्टीपोलर हो गया है, और जो मल्टीपोलर हो गया है तो सारे पोल्स को एक साथ मिलकर कोऑर्डिनेट करके दे शुड लुक टुवर्ड्स फ्यूचर, कि हम पूरी दुनिया को किस तरीके से बेहतर बनाएं। इसका शब्द इसलिए जिक्र किया क्योंकि चीन की यात्रा के दौरान ये दो शब्द जो थे, एक ताइवान और एक मल्टीपोलर शब्द बहुत यूज़ हुआ था दोनों की कम्युनिकेशन में, इसलिए मैं चाहती थी कि आप एक्सप्लेन कर दें। सर, इन तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद रेनू जी, मुझसे बात करने के लिए। नमस्कार। हम बात कर रहे थे अमेरिका और फ्रांस के रिलेशंस पे। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहें प्रभा साक्षी के साथ। नमस्कार।
अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।